पर राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो वो मोहब्बत की दुकान शिमला में क्या बंद हो जाती है जाके? नहीं, मोहब्बत की दुकान, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पूरे देश में खुली हुई है, पूरे देश में चल रही है और राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं। आप देखिए ना किस तरीके से बिलबिलाए हुए हैं ये लोग 4 जून के रिजल्ट के बाद। इनको फिर मस्जिद मंदिर ही नजर आ रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं बचा है, क्योंकि जनता ने इलाज कर दिया है। इस 2024 के चुनाव में जितनी डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी, उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए पूरी ताकत लगाई और उसमें खास तौर से मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल था। जो भाजपा के अंदर जो गुस्सा है, ये उसका नतीजा है। वो इसीलिए तो जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को न माने, 6 दिसंबर 1992 को इन्होंने तिलांजलि दे दी इस देश के संविधान को। ये समझना होगा, 1925 से जो शुरुआत हुई और उसका पहला फल 30 जनवरी 1948 को देखने को मिला, जब इस देश के पहले आतंकवादी ने, आजाद हिंदुस्तान के पहले आतंकवादी ने महात्मा गांधी की हत्या की, वो उस विचार की हत्या की। सर, देश भर में जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और उसमें ज़्यादातर जो पीड़ित हैं वो मुस्लिम समुदाय से हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, क्योंकि इस 2024 के चुनाव में जितनी डेमोक्रेटिक फोर्सेस थीं, उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए पूरी ताकत लगाई और लोकतंत्र में यकीन रखने वाले सब लोग, और उसमें ख़ास तौर से मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल था बीजेपी को कमज़ोर करना। इसलिए ये उस गुस्से की, जो भाजपा के अंदर जो गुस्सा है, ये उसका नतीजा है। सुप्रीम कोर्ट का पिछले 1-2 हफ्ते में 2-3 जजमेंट्स आए हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन सरकारों को करना है, स्टेट गवर्नमेंट्स को करना है, भारत सरकार को करना है। वो तो गौ रक्षक के मामले में भी आए हैं कई जजमेंट्स की कमेटी बननी है, ऐसा नहीं होना, लेकिन करेगा कौन? करेगी तो सरकार ही ना, करेगी तो एडमिनिस्ट्रेशन ही। पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, तल्ख टिप्पणी उसको बताया, उसके बावजूद भी गुजरात के सूरत में जो है घर गिराए गए, सूरत में जो है इस तरीके की चीज़ें हुई। अब यही तो सारी लड़ाई है, ये लोग संविधान में यकीन नहीं रखते। हम जो बार बार कह रहे हैं कि ये संविधान में यकीन नहीं रखते, ये संविधान बदलना चाहते हैं, वो इसीलिए तो जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को ना माने, जिसका सुप्रीम कोर्ट में विश्वास ना हो, आज नहीं, 6 दिसंबर 1992 को इन्होंने तिलांजलि दे दी इस देश के संविधान को। ये समझना होगा, वहां भी तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। तो ये तो लोगों को समझना है इस देश के, कि हमें देश कैसे बचाना है, इस देश का लोकतंत्र कैसे बचाना, इस देश का संविधान कैसे बचाना है। पर अभी जो शिमला में जो कुछ हो रहा है, वहाँ पर ये सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस राज्य में क्यों बीजेपी पर आरोप लगते हैं, तो कांग्रेस राज्य में भी ये सब कुछ होगा? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये जो सवाल है, नफरत का जो बीज बोया गया है, जिसको जो 1925 से जो शुरुआत हुई और उसका पहला फल 30 जनवरी 1948 को देखने को मिला, जब इस देश के पहले आतंकवादी ने, आजाद हिंदुस्तान के पहले आतंकवादी ने महात्मा गांधी की हत्या की, वो उस विचार की हत्या की। ये लगातार बढ़ता जा रहा है। रुकेगा कैसे? कंट्रोल क्या है इसका? लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। अब हम सियासत करते हैं, मान लीजिए हम पार्लियामेंटेरियन थे, हम तो हमें सिविल सोसाइटी से भी जुड़ना हुआ, और शायद आज मैं यहाँ इसी वजह से हूँ। लेकिन दानिश भाई, कहीं ना कहीं सरकारों को भी तो जिम्मेदारी है ना। हिमाचल में सरकार कांग्रेस की है, सरकार बिल्कुल सरकारों की जिम्मेदारी है और सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, राजनीतिक दलों को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। पर राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो वो मोहब्बत की दुकान शिमला में क्या बंद हो जाती है जाके? नहीं, मोहब्बत की दुकान, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पूरे देश में खुली हुई है,
पूरे देश में चल रही है और राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उस मकसद में कामयाब होंगे। अगर एक एमएलए को निकाल के सरकार गिरा के कुछ हासिल हो सकता है तो आप कर लीजिए। नहीं मैं बात कह रहा हूँ। जी 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 यही षड्यंत्र है कि वहाँ पर सरकार गिराने की कोशिश की जाएगी, यही उसी षड्यंत्र में चलाया जाएगा, उसी षड्यंत्र। मैं देखिए ये पूरे घटनाक्रम को सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं करना। आप देखिए ना किस तरीके से बिलबिलाए हुए हैं ये लोग 4 जून के रिजल्ट के बाद। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या बयान है? इनको फिर मस्जिद मंदिर ही नजर आ रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं बचा है, क्योंकि जनता ने इलाज कर दिया है। तो इनको लगता है कि उस एजेंडे को किसी तरीके से वापस ले आओ। मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ। पर जैसे आप पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन आज भी कई मुस्लिम सांसद जो सदन में बैठे हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? जब एक मुस्लिम का घर गिरता है और सिर्फ आरोपों के चलते गिरता है, उसको भी तो उम्मीद होगी ना कि मेरे साथ कोई खड़ा हो आकर, और वहाँ पर कोई नहीं पहुँचता, कोई विधायक नहीं पहुँचता, कोई पार्टी का बंदा नहीं पहुँचता। देखिए मैं अपनी बात कर सकता हूँ। मैं जब एमपी था तब भी इस लड़ाई को लड़ रहा था, आज नहीं हूं तब भी इस लड़ाई को लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। दानिश भाई, उमर खालिद की गिरफ्तारी के 4 साल पूरे हो चुके हैं, क्या लगता है इस बारे? देखिए ये सरकार उन सब आवाज़ों को दबाना चाहती है जो इस देश में इंसाफ और इंसानियत की बात करते हैं, और उमर खालिद एक सिंबल है। उमर खालिद के साथ जो लोग उस दौरान दिल्ली के दंगे के बाद जो सीए एनआरसी का जो आंदोलन था उसको दिल्ली दंगों में कन्वर्ट करके लोगों पे, जो नौजवानों पे यूएपीए लगाया गया है, कितने नौजवान उमर खालिद के साथ, शिफाउर रहमान हैं, जामिया के कई लड़के हैं, मतलब खालिद सैफी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो ये सब उन आवाज़ों को दबाने, ये फासीवादी सोच है, उससे लड़ना हमें पड़ेगा। हम लड़ रहे हैं, इस बार बॉर्डर पे जाके रुके हैं दरवाजे पे, इसलिए वो कम्युनल एजेंडे को दोबारा ले आए हैं। हमें उनके एजेंडे में नहीं फंसना है। जिस तरह से आपको पार्लियामेंट में जो आप पे कमेंट्स किया गया था, सवाल पूरा करिए। तो उस पे कैसा माने सवाल सुन लीजिए सर इनका। अब क्या वो सारी चीज़ आपने देख ली कि जब वो जो पार्लियामेंट में किया गया हमारे साथ, एक सोची समझी साजिश थी। आप चुनाव में देखिए ना कि सारी फोर्सेस, हमारे चुनाव में सारी फोर्सेस इकट्ठा हो गई कि किस तरीके से हमें पार्लियामेंट में जाने से रोका जाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम जैसे लोगों पे। हम जब पार्लियामेंटेरियन थे तब भी ऐसे ही थे, आज नहीं है तब भी ऐसे ही हैं और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। लोगों की लड़ाई लड़ी है, लड़ते रहेंगे।